अपना फोन देखिए, जूते जो पहने हैं, बच्चों के खिलौने या फिर इलेक्ट्रिक कार के अंदर के जरूरी पुर्जे। जरा सोचिए, पिछले लगभग 30 सालों से इन जैसी अनगिनत चीजों का एक ही पता रहा है। जी हाँ, हम सब ने ये लेबल देखा है। लेकिन ये सिर्फ एक स्टिकर नहीं है ना, ये एक ग्लोबल फेनोमेनन का सिंबल है। एक ऐसी घटना जिसने दशकों तक दुनिया की इकोनॉमी को अपनी धुन पे नचाया है। चीन, दुनिया की निर्विवाद फैक्ट्री, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का वो इंजन जो कभी थकता नहीं था। लेकिन अब दुनिया बदल रही है, लागतें बढ़ रही हैं, पॉलिटिकल टेंशन अपने चरम पर हैं और मैदान में नए खिलाड़ी भी उतर रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या मेड इन चाइना का यह युग अब अपने अंत की ओर है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो भविष्य में क्या होने वाला है, ये समझने के लिए हमें पहले थोड़ा पीछे जाना होगा। ये समझना होगा कि चीन ने आखिर ये मैन्युफैक्चरिंग एम्पायर बनाया कैसे। देखिए, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सोची समझी भव्य योजना थी। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक के आखिर में, डेंग शॉपिंग के आर्थिक सुधारों के साथ। चीन ने तब एक बहुत बड़ा दांव खेला था, दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। फिर आए 80s, जब उन्होंने शेंजन जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए। ये जोन आप कह सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट और मार्केट कैपिटलिज्म की लैब्स की तरह थे। और 2000 के दशक तक तो तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। गांव से शहरों की तरफ लाखों लोगों का पलायन और एक जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। इसने एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया जिसका सच में कोई मुकाबला ही नहीं था। अब जरा सोचिए, विदेशी कंपनियों के लिए ये एक ऐसा ऑफर था जिसे कोई मना ही नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि उन्हें टैक्स में छूट मिल रही थी, जमीन सस्ती मिल रही थी, और तो और उनके पास डिसिप्लिन्ड, कम लागत वाले वर्कर्स की एक पूरी फौज थी। और इन सब के पीछे थी सरकार की ताकत, जिसने पोर्ट्स, हाईवेज और हाई स्पीड रेल नेटवर्क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया। नतीजा, एक ऐसी एफिशिएंट मशीन तैयार हुई जो अविश्वसनीय थी। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी में एक मोड़ आता है, और अब वो स्मूथली चलने वाली मशीन कुछ हिचकोले खाने लगी है। वो अब जियोपॉलिटिकल चुनौतियों का सामना कर रही है, ऐसी चुनौतियां जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। खासकर अमेरिका के साथ लगातार बढ़ता ट्रेड टेंशन। और ये टेंशन ये और भी बढ़ सकता है। एक नया प्रस्ताव हवा में है, चीन से आने वाले सभी सामानों पर एक यूनिवर्सल टैरिफ। और हम यहाँ 10 या 25% की बात नहीं कर रहे हैं। जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो होश उड़ा देने वाला है, 60%। तो इसका असली मतलब क्या है? साफ शब्दों में कहूं तो 60% टैरिफ एक आर्थिक भूकंप जैसा है। सोचिए, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो कोई कंपनी चीन से $100 में मंगाती है, वो अचानक $160 का हो जाएगा। अब ये जो बढ़ी हुई लागत है, ये कहीं गायब तो होगी नहीं। या तो ये हम जैसे कस्टमर्स पर डाली जाएगी, या फिर ये कंपनी के पूरे मुनाफे को ही खत्म कर देगी। जाहिर है, ये कंपनियों को अपनी पूरी सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देता है। और इसी वजह से आजकल दुनिया भर के बोर्डरूम्स में एक नया शब्द गूंज रहा है, डी रिस्किंग। मतलब कंपनियां अब सिर्फ एफिशिएंसी के बारे में नहीं सोच रही हैं, वो अब रेजिलियंस यानी लचीलेपन के बारे में सोच रही हैं। वो अपने ऑपरेशंस को इस तरह के जियोपॉलिटिकल रिस्क से बचाने के लिए चीन के बाहर ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन बना रही हैं। कह सकते हैं कि वो सब एक बैकअप प्लान की तलाश में है। और यहीं से ग्लोबल चेस का ये खेल सच में दिलचस्प हो जाता है। जैसे ही कंपनियां उस +1 यानी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन की तलाश शुरू करती हैं, एक विशाल पड़ोसी देश अपना हाथ ऊपर उठा रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं भारत की। अपनी बड़ी आबादी और कम लेबर कॉस्ट के साथ भारत कागज पर तो एक बहुत ही आकर्षक विकल्प नजर आता है। जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, भारत और वियतनाम में फैक्ट्री की मजदूरी चीन के मुकाबले काफी कम है, और ये कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनियां ही देख रही हैं, भारत सरकार भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। मेक इन इंडिया कैंपेन और खास तौर से ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम है, ये एक असली गेम चेंजर साबित हो रही है। मतलब सरकार एक तरह से कंपनियों को पैसे दे रही हैं कि वो आएं और इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव जैसे जरूरी सेक्टर्स में अपनी फैक्ट्रीज लगाएं। और इसका असर वो साफ दिख रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, एप्पल। सोचिए, कुछ साल पहले तक लगभग सारे के सारे आईफोन्स चीन में बनते थे, और अब अनुमान है कि 2025 खत्म होते होते हर 4 में से एक आईफोन भारत में असेंबल होगा। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। लेकिन, और ये एक बहुत जरूरी लेकिन है,
भारत अभी चाइना 2.0 नहीं बना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी गैप्स हैं, लॉजिस्टिक्स कई बार अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं, और जो जटिल सरकारी ब्यूरोक्रेसी है उससे निपटना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो बात यह है कि भारत आगे तो बढ़ रहा है, पर यह रेस अभी लंबी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि चीन को कॉपी करना इतना मुश्किल क्यों है? हाँ, भारत और वियतनाम जैसे देश चीन के दबदबे को चुनौती तो दे रहे हैं, लेकिन उनके सामने एक बहुत मुश्किल चढ़ाई है। तो आखिर चीन की सफलता का वो कौन सा सीक्रेट सॉस है? वो कौन से सबक हैं जिन्हें दोहराना इतना आसान नहीं? यहाँ 3 बातें हैं जो चीन को अलग बनाती हैं। पहली, एक लॉन्ग टर्म सरकार द्वारा चलाई गई स्ट्रेटेजिक विजन की ताकत। चीन ने सब कुछ मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ा। दूसरी, वैल्यू चेन में लगातार ऊपर चढ़ने का जुनून। मतलब उन्होंने खिलौने बनाने से शुरू किया, लेकिन नजर हमेशा हाईटेक पर थी। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी, एक अविश्वसनीय इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का निर्माण। ये जो कोट है ना, ये उस इकोसिस्टम की असली ताकत को दिखाता है। इसे कहते हैं क्लस्टर इफेक्ट। इसका मतलब यह है कि सारे सप्लायर्स, इंजीनियर्स और फैक्ट्रीज सब एक दूसरे से कुछ ही मील की दूरी पर मौजूद हैं। इससे एक ऐसी स्पीड और एफिशिएंसी बनती है जिसकी बराबरी करना आज भी लगभग नामुमकिन है। तो घूम फिरकर हम अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। क्या मेड इन चाइना का दौर खत्म हो गया है? देखिए, सबूत तो यही कहते हैं कि ये दौर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, उसका जो एक छत्र राज था वो दौर जरूर बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो भविष्य कैसा होगा? भविष्य एक देश की जगह दूसरे देश के आने का नहीं है। भविष्य है डाइवर्सिफिकेशन का, एक ज्यादा फैली हुई और लचीली मैन्युफैक्चरिंग दुनिया का। और इसी नए मॉडल को कहते हैं चाइना प्लस एन स्ट्रैटेजी। यहाँ एन का मतलब भारत भी हो सकता है, वियतनाम भी, मेक्सिको भी, या फिर जरूरी सामानों के लिए अमेरिका या यूरोप भी। इसे ऐसे समझिए, दुनिया की फैक्ट्री बंद नहीं हो रही है, वो तो बस अपना फ्लोर प्लान बढ़ा रही है। दुनिया भर में नई वर्कशॉप्स खोल रही है। चीन एक जरूरी हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर तो बना रहेगा, लेकिन अब उसका सोलो शो एक टीम परफॉर्मेंस में बदल रहा है। ये जो नया कंपटीशन है, ये एक नई ग्लोबल डायनामिक्स बना रहा है। कंपनियों के लिए इसका मतलब है ज्यादा फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन बनाना, और हम सब के लिए आने वाले सालों में शायद ज्यादा ऑप्शंस और ज्यादा इनोवेशन। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इस नए फैले हुए ग्लोबल कारखाने में नई वर्कशॉप्स का मालिक कौन होगा?